नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अपन रीड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं और उसमें अपना यूनिट नंबर 3 अभी जो है वो चल रही है और यूनिट 1 और 2 कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसके वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जैसे ही जाओगे तो रीड साइकोलॉजी नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उसका लिंक आपको वहाँ पे मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में जा कर के आप हमारे सारे साइकोलॉजी के वीडियोस देख सकते हो। ये यूनिट नंबर 3 चल रही है और ये यूनिट नंबर 3 का तीसरा वीडियो है और व्यक्तित्व का टॉपिक अपन लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, व्यक्तित्व के टॉपिक में अभी तक अपन ने 2 वीडियो कर लिए हैं। एक तो व्यक्तित्व को देख लिया है, उसकी डेफिनेशन ट्रिक्स के साथ की है बहुत ही शानदार तरीके से। साथ ही व्यक्तित्व के जो प्रकार हैं, आपके पाश्चात्य दृष्टिकोण, भारतीय दृष्टिकोण, हिप्पोक्रेटस का, सेल्डन और क्रेस्मर का, सारे के सारे दृष्टिकोण अपन ने देखे हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी एक प्रश्न आता है, वो मैं दूसरा वीडियो बना के डाल चुका हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा आज अपन बात करेंगे व्यक्तित्व के सिद्धांतों के बारे में और यहाँ से भी एक प्रश्न डेफिनेटली एग्जाम में आता है और अपने इस वीडियो से बाहर वो प्रश्न नहीं जाएगा। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हो तो आपको डेफिनेटली 1 नंबर तो मिलेगा। ठीक है साथियों, तो शुरू कर लेते हैं बिना समय गवाए, बिना फालतू बात किए। पहला जो अपना सिद्धांत है वो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है वो साथियों दिया है सिगमंड फ्राइड ने। तो ये जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है दोस्तों, इस सिद्धांत को मैं काफ़ी अच्छे तरीके से आपको अधिगम के सिद्धांतों में डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। तो बार बार उसी चीज़ को दोहराना ठीक नहीं रहेगा। तो आप मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत हमारे जो अधिगम वाले सिद्धांत है उसमें ये देख लीजिएगा और उसका जो लिंक है वीडियो का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जा कर के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को पूरा पढ़ सकते हो। थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया है और इसमें 2 प्रकार के मॉडल इन्होंने दिए हैं, आकारात्मक मॉडल और गत्यात्मक मॉडल, या जिसको संरचनात्मक मॉडल भी बोलते हैं। आकारात्मक मॉडल में तो इन्होंने 3 मन के 3 प्रकार बताए हैं, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। अपन जानते हैं चेतन मन जो है वो मन का 1/9 भाग होता है। अर्धचेतन मन है वो आपके मन का जो वो कितना भाग होता है, 1/10 भाग होता है। कौन? 1/10 भाग तो होता है चेतन मन और 9/10 भाग होता है कौन? अचेतन मन। अब बच गया अर्धचेतन मन। तो इसको कैसे बताया कि पूरे मन को बर्फ के टुकड़े के समान बताया सिगमंड फ्राइड ने, और जिसमें से ये जो पट्टी है बीच की, ये तो अर्धचेतन मन है। ऊपर वाला 1/10 भाग है वो चेतन है और नीचे वाला ये अचेतन मन है जो कि अपने आप में 9/10 भाग है। तो ये जो पट्टी बीच की जो डिवाइड करती है वो अर्धचेतन मन है। ठीक है, तो ये आकारात्मक मॉडल था। इसके अलावा फिर गत्यात्मक मॉडल, जिसको अपन संरचनात्मक मॉडल के नाम से भी जानते हैं, इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक प्रकार से व्यक्तित्व को 3 भागों में, एक तो इड, ईगो और सुपर ईगो, 3 भागों में बांट दिया। अब इड का संबंध इन्होंने किससे बताया, आपका ईगो का किससे बताया, सुपर ईगो का किससे बताया, सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वैसे, लेकिन बता दूं यहाँ पे इड जो है वो इड का संबंध होता है आपका चेतन मन से। आपका ईगो का संबंध होता है, इड का संबंध होता है अचेतन मन से और ईगो का संबंध होता है चेतन मन से। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि ईगो का जो संबंध है वो एक प्रकार से वैसे देखें अपन तो चेतन, अर्धचेतन और तीनों से ही इसका संबंध जो है वो होता है और तीनों का निर्धारक भी ये होता है। लेकिन वैसे अगर देखें बिल्कुल सही तरीके से तो ईगो का संबंध चेतन मन से होता है, इड का होता है अचेतन मन से। ठीक है, और वैसे ईगो जो है तीनों प्रकार के मन को जो है वो क्या करता है, एक प्रकार से निर्धारित करता है क्या चीज़ें अपने को करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। और सुपर ईगो जो है वो आपका साथियों क्या होता है, परम आदर्श होता है, यानी कि आदर्श के सिद्धांत पे कार्य करता है और ये 3 से 4 वर्ष की उम्र से प्रारंभ विकास इसका प्रारंभ जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो सारी बातें बता चुका हूँ, वैसे मैं ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा यहाँ पे। फिर फ्राइड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ, जिसमें इन्होंने बालक के विकास की 5 अवस्थाएँ बताई। विकास के सिद्धांतों में इसको पढ़ा था। एक तो मुख्य अवस्था, यूनिट नंबर 1 में पढ़ा है ये सिद्धांत। दूसरी गुदा अवस्था, तीसरा लिंग प्रधान अवस्था, चौथी अव्यक्त अवस्था और 5वीं जननेंद्रिय अवस्था। मुख्य अवस्था, ठीक है, ये 0 से 1 वर्ष, ये सारे समय काल आप टाइम पीरियड यहाँ लिखा हुआ, थोड़ा सा इसको ध्यान में दे लीजिएगा। मुख्य अवस्था जो है उसमें ये जो आपका ये जो 5 जो वर्गीकरण, 5 वर्गीकरण जो सिगमंड फ्राइड ने किए हैं, ये कामुकता के आधार पे किए हैं। यानी कि
बताया गया है कि 0 से 1 वर्ष के बच्चे में कामुकता का क्षेत्र मुख होता है, 2 से 3 वर्ष में गुदा क्षेत्र होता है, 4 से 5 वर्ष में लिंग वाला क्षेत्र होता है और 6 से 12 वर्ष में ये इसमें जो है कामुकता बिल्कुल एक प्रकार से समाप्त हो जाती है। फिर 13 वर्ष से वापस आती है और जननेंद्रिय अवस्था यानी कि जननांगों की तरफ जो है वो कामुकता का क्षेत्र हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें सिगमंड फ्राइड ने बताई हैं, पूरा का पूरा सिद्धांत मैंने आपको पढ़ा दिया है। और सिगमंड फ्राइड की देन अगर अपन पढ़ें तो ये नई चीज़ें और ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि बाल्यावस्था के जो अनुभव हैं उसको तो महत्व है और अचेतन अभिप्रेरणा पर बल किसने दिया है, सिगमंड फ्राइड ने दिया है। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती हैं। निम्न में से अचेतन अभिप्रेरणा पर बल किसने दिया है, तो वो सिगमंड फ्राइड हैं। और बाल्यावस्था के अनुभवों पर भी बल किसने दिया है, सिगमंड फ्राइड ने दिया है। तो ये दोस्तों व्यक्तित्व का पहला सिद्धांत था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। और इसमें कितनी सारी चीज़ें थी सारी मैंने आपको बताती हैं सिगमंड फ्राइड से संबंधित। तो व्यक्तित्व के बारे में सिगमंड फ्राइड ने जो भी बताया है वो सारा आपके सामने है और इन सिद्धांतों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ इनको पढ़ सकते हो। ठीक है साथियों, नेक्स्ट अगर अपन देखें तो वो है नव मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत। ये जो नव मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत है साथियों, ये सिद्धांत दिया गया है युंग और एडलर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है, युंग और एडलर के द्वारा दिया गया है। वैसे तो इसमें इरिंक, फ्रोम, इरिक्सन आदि का नाम भी आता है, अन्ना फ्राइड भी आता है, हार्टमैन भी इसमें आते हैं, लेकिन मुख्य जो नाम है वो युंग और एडलर का ही नाम है। ठीक है, और डिटेल में पढ़ने की बजाय सीधा मैं आपको बताऊं तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बस 3 लाइनें इंपॉर्टेंट है इस सिद्धांत से संबंधित। पहली लाइन तो है व्यक्तित्व की आशावादी छवि पर किस सिद्धांत ने बल दिया, तो वो दिया नव मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत ने। यानी कि आशावादी छवि, आशावादी व्यक्तित्व, व्यक्ति को कैसा बताया है कि व्यक्ति क्या होता है, आशावादी होता है। जैसे किसान है, वो भी क्या होता है, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, कोई बात नहीं, फिर से अगली बार की फसल बोएगा इसी आशा के साथ कि अच्छी फसल होगी। अगर फसल बुरी भी होती है तो फिर वह दोबारा फसल बोता है। तो ये हो गई आशावादी छवि। तो व्यक्तित्व की आशावादी छवि किसने बताई है, युंग ने नव मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत में। ठीक है, नेक्स्ट है जैविक कारकों के साथ सामाजिक कार्यों ने जैविक कारकों के साथ सामाजिक कारकों को भी महत्व दिया है नव मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत ने। वहीं अचेतन मन का संबंध आध्यात्मिकता से जो है वो किसने बताया है, वो बताया है युंग ने। तो ये 3 बातें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सिद्धांत से, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। तो तीनों बातें थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा, आराम से ये सिद्धांत आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा सिद्धांत जीवन अवधि उपागम सिद्धांत और इसके प्रतिपादक हैं इरिक्सन। बहुत ही बढ़िया शॉर्ट एंड स्वीट सिद्धांत। इसमें बोला क्या गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, बस इतनी सी बात है। और अपन लोग जानते भी हैं कि व्यक्तित्व का विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता ही रहता है। और ये जो सिद्धांत है इस सिद्धांत को बोलते हैं जीवन अवधि उपागम सिद्धांत। जीवन अवधि यानी कि जीवन भर चलता रहता है। जीवन अवधि उपागम सिद्धांत दिया किसके द्वारा गया है, इरिक्सन के द्वारा दिया गया है। साथियों अपना नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है चौथा सिद्धांत मानवतावादी सिद्धांत। साथियों मानवतावादी जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है, मेस्लो व कार्ल रोजर्स हैं। अगर मेस्लो ऑप्शन में नहीं है तो कार्ल रोजर्स टिक करिएगा, और दोनों ऑप्शन में तो मेस्लो को टिक करिएगा, और दोनों एक ही ऑप्शन में तो वो हो ही जाएगा। ठीक है, पॉइंट आगे क्या है कि व्यक्तित्व आत्म अनुभूतियों से सर्वाधिक प्रभावित होता है। मानवतावादी सिद्धांत में क्या कहा गया, मेस्लो व रोजर्स ने कहा कि जो व्यक्तित्व है, व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी जो है, वो उसने जो अनुभूतियाँ की हैं, यानी कि उसने जो अलग अलग समय पर जो एक्सपीरियंस किया है उससे बहुत अधिक प्रभावित होता है। जैसे वह किसी व्यक्ति से मिलने गया या उसे किसी चोर ने लूट लिया, जैसे ही वह आधी रात से जा रहा था, आधी रात में कहीं से जा रहा था, किसी चोर ने उसको लूट लिया, तो उसने इस चीज़ का एक्सपीरियंस कर लिया। किस चीज़ का, कि आधी रात को जब अपन ऐसे जाते हैं तो अपन को कोई लूट भी सकता है। तो अगली बार जब वो जाएगा तो वह थोड़ी तैयारी भी करके जाएगा, साधन भी अपने साथ ऐसे लेकर के जाएगा जिससे वह चोर को डरा सके, या कुछ अलग प्रकार की व्यवस्था भी करके जा सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि ऐसा इस सिद्धांत में यह बोला गया है कि व्यक्ति अपनी अनुभूतियों से यानी अपने एक्सपीरियंस से व्यक्ति सीखता है।
ठीक है, और उसी से व्यक्तित्व जो वो प्रभावित होता है, ऐसा बोला गया है मानवतावादी सिद्धांत में। उम्मीद करता हूँ आराम से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है शील गुण उपागम सिद्धांत या विशेषक सिद्धांत। नाम से स्पष्ट है, विशेषक यानी विशेष गुणों वाला सिद्धांत। शील गुण यानी शील गुण कौन से होते हैं? प्रधान गुण। प्रधान गुणों को ही क्या बोलते हैं? शील गुण बोलते हैं। ठीक है साथियों, ये जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादक ओलपोर्ट है और केटल जो है वो इसके सहयोगी माने जाते हैं। केटल ने जो है वो 16 शील गुण बताए हैं या 16 प्रधान गुण बताए हैं। अगर 16 ऑप्शन में नहीं मिले तब आपको 12 शील गुण करना है, अन्यथा आपको 16 ही शील गुण करने हैं। ठीक है साथियों, आगे भी थोड़ा इस सिद्धांत के बारे में इसी वीडियो में प्रतिकारक सिद्धांत में मैं बात करूंगा, जो कि केटल के द्वारा दिया गया है, और इनके बारे में भी डिटेल से बताऊंगा आपको। तो अभी यही रखिए कि शील गुण सिद्धांत जो है वो प्रतिपादक ओलपोर्ट हैं और केटल इसके सहयोगी हैं। 16 शील गुण केटल ने बताए हैं और 16 ऑप्शन में नहीं है तो 12 टिक करिएगा। ठीक है, इसके अलावा इस सिद्धांत में एक कार्डिनल गुण बताया गया है। कार्डिनल गुण क्या होता है? देखिए, वह गुण जिसमें हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व तथा प्रत्येक कार्य प्रभावित होता है वो होता है कार्डिनल गुण। यानी कि व्यक्ति का ऐसा गुण जिससे उस व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व और प्रत्येक कार्य प्रभावित हो, वो उस व्यक्ति का शील गुण है। जैसे गांधी जी का सत्य और अहिंसा था। किसी व्यक्ति में मान लीजिए चोरी करने का गुण है तो वो उसके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है और उसके कार्य को भी प्रभावित करता है। जाहिर सी बात है, पूरे उसके जीवन को ही प्रभावित करता है वो तो। ठीक है, तो किसी व्यक्ति कार्डिनल क्या होगा आपका, यानी कि आपका ऐसा गुण जो आपके संपूर्ण व्यक्तित्व और प्रत्येक कार्य को प्रभावित करे, वो आपका शील गुण होता है। जैसे गांधी जी का सत्य और अहिंसा था। ठीक है, केंद्रीय गुण क्या है? जो अपने अंदर से हो, यानी कि ऐसा गुण जो अपने अंदर हो। जैसे किसी व्यक्ति में तो आत्मविश्वास होता है, किसी में नहीं होता। सामाजिकता किसी में होती है, किसी में नहीं होती। कोई व्यक्ति जो तेजी से कार्य कर लेता है बिना किसी उदासी के, कोई व्यक्ति उदासी रहता है हमेशा। तो ये केंद्रीय गुण है। अब जाहिर सी बात है, उदासी, सामाजिकता, आत्मविश्वास, ये जो गुण हैं ये अगर किसी व्यक्ति में हैं तो वो उसके खुद के अपने गुण हैं। ये थोड़ी है कि आत्मविश्वास मैंने यहाँ से उठाया और दूसरे व्यक्ति के अंदर डाल दिया कि भाई आत्मविश्वास नाम का गुण मिलता है और उसमें डाल दिया, सामाजिकता गुण मिलता है और वो डाल दिया। तो ये जो है वो सारे व्यक्ति के अंदर से आते हैं, खुद के गुण हैं ये, तो ये केंद्रीय गुण माने जाएंगे। ठीक है, फिर है गौण गुण। तो विशेष तरीके से बैठना, खाना, बोलना आदि जो है वो गौण गुण होते हैं। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की चाल ढाल जो है वो अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति की चाल किसी प्रकार की होती है, कोई की किसी प्रकार की होती है। कोई हाथ ज़्यादा हिलाता है चलते समय और कोई हाथ जो है वो कम हिलाता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये गौण गुण के अंतर्गत आते हैं। कोई किसी प्रकार से नीचे बैठता है, कोई किसी प्रकार से बैठता है। अलग अलग स्टाइल होती है सबकी, बोलने की भी, खाना खाने की भी अलग अलग स्टाइल होती हैं। कोई उल्टे हाथ से खाता है, कोई उल्टे हाथ से खाता है। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो गौण गुण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो कार्डिनल गुण, केंद्रीय गुण और गौण गुण क्या हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ गए होंगे आप। और अब बात कर लेते हैं एक ओलपोर्ट का। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ओलपोर्ट कार्यात्मक स्वायत्तता पर विशेष बल देते हैं। कार्यात्मक स्वायत्तता पर विशेष बल कौन देता है? ओलपोर्ट देता है। और कार्यात्मक स्वायत्तता जो है वो क्या है साथियों, ये भी देख लीजिएगा। कार्यात्मक स्वायत्तता का मतलब है कि जिस कार्य व साधन से एक बार उद्देश्य को पूरा करने के बाद वे कार्य बाद की अवस्था में स्वायत्तता प्राप्त कर लेते हैं। मतलब कहने का क्या है, यानी कि किसी साधन या किसी कार्य से अपन किसी काम को कर लेते हैं, अपने किसी टारगेट को पूरा कर लेते हैं किसी साधन के द्वारा, तो फिर अगली बार भी जब अपन करते हैं तो उसी साधन का उपयोग एक प्रकार से अपन करते हैं, तो वह साधन जो है वो स्वायत्तता का गुण प्राप्त कर लेता है। फ्रीडम, यानी कि उसके ऊपर अपने को विश्वास हो जाता है एक प्रकार से। तो यही होता है कार्यात्मक स्वायत्तता। तो ओलपोर्ट जो वो कार्यात्मक स्वायत्तता पर बल देते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आपका सिद्धांत है सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। ये दिया गया है अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा और वाल्टर इनके क्या थे? सहयोगी थे। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व निर्माण में अनुकरण और पर्यावरण सबसे महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल सही बात है। अल्बर्ट बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत अपन ने पढ़ा था, यह सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत और वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत था। तो दोनों एक ही सिद्धांत है, अलग अलग नहीं है, एक ही बात है। तो अधिगम के सिद्धांतों में मैंने इसको डिटेल से पढ़ाया था आपको वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ
वो सिद्धांत भी आप देख सकते हैं। अगर वो नहीं भी देखना चाहें तो एक ही बात याद रखिएगा, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में इसमें अल्बर्ट बंडूरा ने कहा है कि व्यक्ति जो देखता है उसी का अनुकरण करता है और पर्यावरण से सीखता है। यानी कि व्यक्तित्व का जो निर्माण है वो अनुकरण व पर्यावरण से सर्वाधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट आपका सिद्धांत स्व प्रत्यय सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं कार्ल रोजर्स। साथियों सिर्फ इतना ही काफ़ी है इस सिद्धांत के बारे में याद रखना कि स्व प्रत्यय सिद्धांत जो है वो किसने दिया है, कार्ल रोजर्स ने दिया है। फिर है मांग सिद्धांत। मांग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं हेनरी मुर्रे, मैं से मांग और मैं से मुर्रे, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा है कि मनुष्य का व्यवहार वातावरण द्वारा उत्पन्न 40 मांगों से प्रेरित होता है। अब ये 40 मांगे कौन सी है वो आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है, नहीं अपनी जो अपने पास बुक्स हैं उनमें दी हुई हैं, तो अपने को किसी प्रकार से रटने की आवश्यकता है। मांग किसी प्रकार की हो सकती है, शारीरिक मांग हो सकती है, मानसिक हो सकती है, किसी भी प्रकार की मांग हो सकती है, दैहिक हो सकती है, ठीक है, सामाजिक मांग हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, मांग किसी भी प्रकार की साथी हो सकती है। तो मनुष्य का व्यवहार जो है उन्हीं 40 मांगों के ऊपर आधारित होता है मांग सिद्धांत के अनुसार, जो कि मुर्रे के द्वारा दिया गया था। फिर है शारीरिक रचना सिद्धांत, ये क्रेस्मर और शेल्डन के द्वारा दिया गया। जाहिर सी बात है, कल ही के वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है कि व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है उसमें जो शारीरिक दृष्टिकोण से वर्गीकरण किया गया था वो दो मनोवैज्ञानिकों ने किया था, एक तो क्रेस्मर और दूसरे शेल्डन। जर्मनी के थे क्रेस्मर, क्रेस्मर ने चार प्रकार का बताया था व्यक्तित्व को, और शेल्डन ने भी शारीरिक दृष्टिकोण से 3 प्रकार का व्यक्तित्व बताया था। तो वो सारे सिद्धांत अपन पढ़ चुके हैं, तो इसको बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर है प्रतिकारक सिद्धांत, ये दोस्तों केटल के द्वारा दिया गया था। अब ये प्रतिकारक सिद्धांत और शील गुण जो सिद्धांत है वो एक ही बात है, कोई अलग अलग नहीं है। विशेषक सिद्धांत इसको भी बोलते हैं और उसको भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रतिकारक सिद्धांत, अगर पूछ ले शील गुण सिद्धांत किसने दिया तो ऑलपोर्ट आएगा और सहयोगी के रूप में केटल होंगे, लेकिन प्रतिकारक सिद्धांत किसने दिया तो ये केटल ने दिया। और इस सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा कि सामान्य जो मनुष्य है, सामान्य जो व्यक्ति है उसमें 23 गुण पाए जाते हैं और असामान्य व्यक्ति में 12 गुण पाए जाते हैं, ठीक है। और इन्होंने बोला कि 16 प्रधान गुण पाए जाते हैं। इसीलिए मैंने बोला ना कि शील गुणों की संख्या कितनी होती है, अगर ये पूछ ले तो शील गुणों की संख्या साथियों 16 होती है। शील गुण का मतलब होता है प्रधान गुण। अगर 16 नहीं है तब 12 टिक करेंगे। अगर तीनों ऑप्शन है 16, 12, 23 और शील गुण पूछे अपने को तो 16 ही रहेगा, ठीक है साथियों। तो आपका ये उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। अब ये 16 शील गुण कौन से हैं ये मैं आपको बुद्धि के सिद्धांतों में जब पढ़ाऊंगा ये सिद्धांत तब बता दूंगा। वैसे तो बाकी इनको याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है अपने को इनको याद करने की। बस इतना ध्यान में रखना है कि प्रधान गुण या शील गुण कितने होते हैं, 16 होते हैं। 16 नहीं है तो 12 टिक करना है। और अगर सामान्य व्यक्ति में पूछे तो 23 होते हैं और असामान्य व्यक्ति में 12 होते हैं, ठीक है। ये हो गई गुणों की बात। अब नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है लास्ट अपना सिद्धांत आज के वीडियो में। इसके बाद आज की इस वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, वो जरूर करिएगा। आइजैक का व्यक्तित्व सिद्धांत, आइजैक नामक एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने भी व्यक्तित्व से संबंधित सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत में इन्होंने तीन प्रकार एक प्रकार से बताए व्यक्तित्व के। एक तो अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता, यानी इंट्रोवर्जन वर्सेज एक्सट्रोवर्जन। अंतर्मुखता वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कम उत्तेजित होते हैं, बहुत आसानी से प्रभावित हो जाते हैं किसी भी चीज़ से, निराशावादी दृष्टिकोण के होते हैं, चिंता में रहते हैं हमेशा, महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं उनकी, यानी कि इच्छाएं कम होती हैं। जबकि बहिर्मुखता वाले आवेगशील, परिवर्तनशील, क्रियाशील, सामाजिक होते हैं और आकांक्षाएं इसकी बहुत ज़्यादा होती हैं, चिंता में नहीं रहते, टेंशन नहीं लेते, काम को करते हैं। तो अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता, उम्मीद करता हूँ आसानी से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है उत्तेजनशीलता उन्माद बनाम भावात्मक स्थिरता, यानी न्यूरोटिसिज्म वर्सेज इमोशनल स्टेबिलिटी। इसके अनुसार उत्तेजनशील सुझावग्राही, यानी सुझाव को लेने वाला, किसी भी व्यक्ति के सुझाव को मानने वाला होता है, उत्तेजनशील व्यक्तित्व है। भावात्मक रूप से कमजोर होता है तथा आक्रामक और बेचैन होता है, ठीक है। जबकि भावात्मक जो स्थिर है, इमोशनली स्टेबिलिटी जिसके अंतर्गत अधिक है, वह शांत और विश्वासी व्यक्ति होता है। वहीं मनस्तापी प्रकार बताए इन्होंने, एक मनस्तापी यानी साइकोटिसिज्म,
सुनने और पढ़ने में ये कमज़ोर होते हैं और कम धारा प्रवाही होते हैं। सुनने और पढ़ने में कमज़ोर, कम धारा प्रवाही का मतलब बोलने चालने में कम होते हैं। यानी कि अगर कोई अपने घर पे आता है तो कोई बच्चा तो क्या होता है कि अपन किसी के घर पे जाते हैं तो कोई बच्चा तो अपने से बहुत सारी बात करता है, कोई व्यक्ति बहुत सारी बात करता है अपने से। और कई कई व्यक्ति आपने देखे होंगे कि जैसे अपन लोग उनके घर पे जाते हैं या वो क्या करते हैं, फिर वो छिप जाते हैं, यानी कि अपने सामने वो नहीं आते। बच्चे काफ़ी तौर पर ऐसा करते हैं, तो वो कम धारा प्रवाही बोले जाते हैं। तो सुनने और पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, कम धारा प्रवाही होते हैं। इसमें आनुवांशिक व तंत्रिका कारक महत्वपूर्ण होते हैं। मनोवैज्ञानिक गुण क्या होते हैं, गौण होते हैं इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा आप, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी सिद्धांत को देखिएगा। ये अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता, उत्तेजनशीलता, उन्माद बनाम भावात्मक स्थिरता और मनस्तापिता क्या है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है साथियों। तो अंतर्मुखता बहिर्मुखता तो वही हो गया, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बालक। उत्तेजनशील यानी जो उत्तेजना में रहता हो, आक्रामक हो, ठीक है, बेचैन रहता हो, वो उत्तेजनशील हो जाएगा। और भावात्मक स्थिर यानी भावात्मक रूप से स्थिर हो, किसी भी काम को आराम से करे, शांत मन से करे, ठीक है, विश्वास उसको, कॉन्फिडेंस हो खुद के ऊपर, वो हो जाएगा आपका भावात्मक स्थिर। और मनस्तापी आपको मैंने बता ही दिया कि बोलने में भी कमज़ोर होता है, सुनने में पढ़ने में भी कमज़ोर ये होते हैं, ठीक है। तो ये साथियों सिद्धांत थे जो व्यक्तित्व से संबंधित सिद्धांत थे। 11 के 11 सिद्धांत मैंने आपको करवा दिए हैं और इससे बाहर कोई भी सिद्धांत नहीं आएगा और यहीं से एक आधा प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। अब प्रश्न कर लेते हैं, 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, जीवन अवधि उपागम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। कार्ल रोजर्स, शेल्डन, एरिक एरिक्सन, सिगमंड फ्राइड। दोस्तों, जीवन अवधि उपागम सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जो है वो जीवन पर्यंत जो वो कुछ न कुछ सीखता रहता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता ही रहता है जीवन पर्यंत इस सिद्धांत के अनुसार। और ये सिद्धांत दिया किसने है, एरिक एरिक्सन या इरिक एरिक्सन, एक ही बात है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने जैविक कारकों के साथ सामाजिक कारकों को भी महत्वपूर्ण माना है। तो साथियों, जैविक कारक जैसे अपनी भूख वगैरह हो गई, ये तो अपने मतलब जो नेचुरल हैं वो जैविक कारक। और सामाजिक कारक जो अपन जैसे अपन किसी से इच्छा रखते हैं कि वो अपना सम्मान करे, इज्जत करे, तो ये जो चीज़ें हैं वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी भूख प्यास वगैरह अपनी महत्वपूर्ण है। तो जैविक कारकों के साथ सामाजिक कारकों को भी महत्वपूर्ण किसने माना है, सिगमंड फ्राइड, युंग, एडलर और आल्पोर्ट। तो यहाँ पे दोस्तों युंग आएगा। युंग ने जो है नव मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत में जो बोला है कि जैविक कारकों के साथ साथ सामाजिक कारक भी महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार सबसे व्यापक मन है, सबसे बड़ा मन कौन सा है। 3 प्रकार बताएं मन के, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। चेतन मन 1/10 भाग होता है मन का, अचेतन मन पूरे मन का 9/10 भाग, और इनके बीच की लेयर होती है वो होती है अर्धचेतन मन। अगर इसको एक बर्फ के टुकड़े के रूप में देखें तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा भाग कौन सा हो जाएगा, आपका अचेतन मन का हो जाएगा, ठीक है साथियों। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अचेतन मन जो है वो 9/10 भाग होता है, इसलिए सबसे बड़ा जो भाग है वो अचेतन मन को ही अपन बोलेंगे। नेक्स्ट आपका है, दमित इच्छाओं से संबंधित है, इड, ईगो, सुपर ईगो या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे गलती से लिखा गया है, इड ईगो है, सुपर ईगो है या नन ऑफ दीज होगा। दमित इच्छाओं का भंडार, वैसे अगर चेतन अचेतन उसके रूप में देखें तो दमित इच्छाओं का भंडार होता है अचेतन मन। कौन होता है, अचेतन मन होता है। और अचेतन मन किससे संबंधित होता है, इड से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, केटल के अनुसार शील गुणों की संख्या है 12, 16, 23 या सभी। तो साथियों मैंने आपको बताया है कि शील गुण जो है, प्रधान गुण जिसको अपन बोलते हैं, वो कितने हैं, 16 हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा। 5 में से आपके कितने % सही हुए कमेंट करके बताइएगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को अभी के अभी लाइक ज़रूर करें। साथ ही चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें, ठीक है साथियों। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और रीट के लिए मैं आपको शानदार तैयारी इसी प्रकार से करवाता रहूँगा। मिलेंगे दोस्तों एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।